क्वेश्चन नंबर 21। सीरम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। आपको पूछा जा रहा है सीरम को यदि हमको ऑब्टेन करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूब विदाउट एनी कोगुलेंट। आपको वो ट्यूब का इस्तेमाल करना होगा जिसमें कि कोई भी कोगुलेंट यानी एंटी कोगुलेंट कोई ना हो, तो उस ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग जिससे रेड टॉप ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या एसएसटी ट्यूब, सीरम सेपरेटेड ट्यूब जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं सीरम को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन। आपको पूछा जा रहा है जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, किसमें डिस्कार्ड करते हैं हम लोग। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येलो बैग। ठीक है, येलो बैग में हम लोग क्या क्या डालते हैं, तो जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो, जैसे कि आपको क्या डालना है तो आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे प्लेसेंटा है, इसको हम लोग उसमें डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, बैंडेजेज होते हैं, गॉज होते हैं, कॉटन होते हैं। ठीक है, इन सारे को हम लोग उसमें ही डालते हैं जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं। बाद बाकी यदि हम बात कर लेते हैं ब्लू बैग के बारे में, तो ब्लू बैग का जो इस्तेमाल होता है, ग्लास बॉटल्स जो होते हैं, ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स होते हैं, या तो आउटडेटेड जो मेडिसिन होते हैं उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं ब्लू वाले में। ठीक है, और ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं नीडल्स के लिए, जैसे विदाउट सिरिंज जो नीडल होते हैं, ब्लेड्स के लिए, शार्प के लिए, इन सारे मेटल्स या मेटल आर्टिकल्स के लिए हम लोग ब्लैक वाले कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं रेड बैग के बारे में, तो रेड बैग में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि कैथेटर हो जाएगा, इन्फेक्शियस सिरिंज हो जाएंगे, सिरिंज ट्यूबिंग, उसके बाद हम लोग आईवी बोटल्स, तो इन सब को हम लोग रेड में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ए डोज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 11 मंथ। आपको पूछा जा रहा है यानी जो बच्चे होते हैं 6 से 11 माह के जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन ए का जो डोज दिया जाए वो कितना दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, IU। तो 1 लाख IU जो होता है वो हम लोग विटामिन ए का डोज दिया जाता है बच्चों को जो 6 से 11 माह के बच्चे होते हैं उनको। ठीक है, तो ये डोज आपको बिल्कुल याद रखने हैं, 1 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। आपको पूछा जा रहा है जो टी लिम्फोसाइट होता है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को पता है मेनली जो सेल्स जो होते हैं जैसे RBC है, WBC है, ये सारे ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो ये बोन मेरो में ही ओरिजिनेट होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोन मेरो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ALP हाईली एलिवेटेड इन। आपको पूछा जा रहा है ALP जो होता है वो हाईली एलिवेट हो जाता है किस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस के केस में जो होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो उसका जो नंबर होता है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज से वो एलिवेट हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। तो यदि हम ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस के बारे में बात करें तो ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस के केस में होता क्या है कि इस कंडीशन में जो हमारा जो बिलिरुबिन होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से जो बॉडी का कलर होता है येलोइश हो जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं ऑब्स्टेटिक जॉन्डिस के केस में। और एक स्पेसिफिक टाइप का एक जॉन्डिस है जिसमें कि जो सिम्टम्स होता है वो डेवलप होता है, किसकी वजह से डेवलप होता है, तो या तो बाइल डक्ट नैरो हो जाता है। ठीक है, या तो बाइल डक्ट या जो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं वो उसके नैरो हो जाने की वजह से ये क्रिएट होता है ये कंडीशन। ठीक है, जिस वजह से होता क्या है कि जो नॉर्मल जो ड्रेनेज होता है उसको ये बाइल का नॉर्मल ड्रेनेज जो इंटेस्टाइन में होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उस वजह से ये ऐसा होता है। इसका कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ कंडीशन जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है उस वजह से भी होता है, या जो लिम्फ में स्वेलिंग होता है लिम्फ ग्लैंड के पास उसके वजह से भी होता है। ठीक है, बाइल डक्ट के पास जो लिम्फ ग्लैंड्स होंगे उसमें स्वेलिंग की वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज़ यूज्ड व्हेन स्टरलाइजिंग द इनोकुलेटिंग लूप। जो इनोकुलेटिंग लूप होता है जिसे हम लोग इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, कल्चर को इनोकुलेट करते हैं, कल्चर जब हम लोग लगाते हैं बैक्टीरियल कल्चर, तो वहाँ पे जो हम सैंपल से कलेक्ट करके हम इनोकुलेट करते हैं मीडियम पे, तो जो इनोकुलेटिंग लूप होता है तो लूप को स्टरलाइज जो हम लोग करना होता है तो उसमें कौन से फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप के फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
लाइट ब्लू फ्लेम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीडेज नेगेटिव। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से ऑक्सीडेज नेगेटिव कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोलाई। ठीक है, यदि हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में, तो ऑक्सीडेज टेस्ट में जो होता है इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन किया जाता है जो कि जिसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम लोग एक तरह से आप बोल सकते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो जैसे कि अब यदि हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट, यदि पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब है वहाँ पे कलर कैसा शो करेगा, तो ब्लू या पर्पल कलर शो करेगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हमारा ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी वो जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं इकोलाई को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एट व्हाट टेम्परेचर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक। आपको पूछा जा रहा है वो कितने टेम्परेचर पे हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -80 डिग्री सेल्सियस। यानी -80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग FFP को ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेल फेलिक्स रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट। आपको पूछा जा रहा है वेल फेलिक्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो डिजीज दिए गए हैं उनमें से किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वेल फेलिक्स टेस्ट करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफस फीवर। अब यदि हम बात कर लेते हैं वेल फेलिक्स टेस्ट के बारे में, तो ये टाइफस जो है टाइफस फीवर और साथ में रिकेट्सियल इन्फेक्शन जो होता है, तो उसके लिए जो होता है ये टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अब यदि हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये स्लाइड या टेस्ट ट्यूब दोनों के हेल्प से हम लोग ये टेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है कि पेशेंट का सीरम चाहिए होता है 50 to 100 माइक्रोलीटर जो होता है सीरम चाहिए होता है। उसके बाद उसमें जो हम लोग एंटीजन जो होता है डिजायर्ड एंटीजन प्रोटियस OX19 या OX2, तो इसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद सस्पेंसन को मिक्स करते हैं, रोटेट करते हैं स्लाइड्स को 1 मिनट तक के लिए। तो उसके बाद जो एग्लूटिनेशन यदि विजिबल होता है तो इसका मतलब है जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट होगा। ठीक है, तो यानी एक तरह से बोल सकते हैं आप ये एग्लूटिनेशन के ऊपर एक बेस्ड एक रिएक्शन है। ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग रिकेट्सियल इन्फेक्शन या टाइफस फीवर को डिटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंगल डोज इज सफिशियंट फॉर इम्यूनाइजेशन। अब पूछा जा रहा है इनमें से सिंगल डोज जो होगा वो सफिशियंट होगा इम्यूनाइजेशन के लिए। तो कौन सा वैक्सीन का सिंगल डोज जो होता है वो सफिशियंट होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है इसका सिंगल डोज जो होता है वो सफिशियंट होता है किसके लिए, तो इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें होता क्या है कि जो वायरस का वीकेंड वर्जन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मिसल्स हो जाएगा, मॉप्स हो जाएगा, रूबेला हो जाएगा, तो इनका वैक्सीन जो है ये आप उसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्ट एट कंज्यूमर लेवल एंड मैन्युफैक्चरिंग लेवल। अब पूछा जा रहा है जो आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कंज्यूमर लेवल और मैन्युफैक्चरिंग लेवल में वो कितना होना चाहिए, सॉल्ट में कितना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 ppm to 30 ppm। मतलब आपको याद रखना है कि जो कंज्यूमर लेवल होता है वो 15 ppm होता है और 30 ppm जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाईएस्ट रिस्क फॉर नीडल स्टिक इंजरी। आपको पूछा जा रहा है जो दिए गए हैं उनमें से हाईएस्ट रिस्क किसका होगा नीडल स्टिक इंजरी होने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो यदि हम स्प्रेड होने का है, जैसे इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के द्वारा स्प्रेड हो जाता है, जो अनक्लीन नीडल्स होता है तो उसके द्वारा, अनस्क्रीन ब्लड के द्वारा ये जो होता है वो
ट्रांसफ़र हो जाता है ये डिजीज़, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब इजीली प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये हाँ ये है कि ये इसका हाईएस्ट रिस्क होता है नीडल स्टिक इंजरी होने का HBV में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी ATP कैन बी प्रोड्यूस बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। आपको पूछा जा रहा है जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें यदि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोलाइसिस यदि हो तो वहाँ पे कितना ATP फॉर्म्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताने हैं। तो आपको याद रखने हैं ATP ऐसे क्या होता है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। और ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ही ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का यदि वहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो वहाँ पे ATP कितना होगा, तो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 जो है दो ATP का फॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट यूज्ड फॉर। आपको पूछा जा रहा है जो सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी। जो टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी होता है इसके लिए हम लोग करते हैं सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसका जो प्रिंसिपल है यानी जिसके ऊपर ये बेस्ड होता है उसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो जो है उसके पास कुछ सर्टेन एंटीबॉडीज होता है जो प्रिवेंट करता है मिथिलीन ब्लू डाई को उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर्स होने से वो प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस सर्टेन एंटीबॉडीज़ के बेस्ड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। आपको पूछा जा रहा है जो एंड प्रोडक्ट होगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का वो क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टेट, ठीक है। आपको याद रखना है लैक्टेट जो होता है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिप्लॉयड सेल कल्चर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच वायरल वैक्सीन। आपको पूछा जा रहा है जो डिप्लॉयड सेल कल्चर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किस वायरल वैक्सीन को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेबीज वैक्सीन। जो रेबीज वैक्सीन होता है उसके लिए डिप्लॉयड सेल कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन विच गैस। आपको पूछा जा रहा है जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें कौन से गैस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। आपको पता होगा जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं जैसे कोका कोला है या स्प्राइट है, तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो होगा उसके अंदर कौन सा गैस होता है, तो CO2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्राइमरी साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन। आपको पूछा जा रहा है एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन के सिंथेसाइज होने के लिए प्राइमरी साइट कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर, ठीक है। आपको याद रखना है कि लीवर जो है प्राइमरी साइट होता है एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आपको पूछा जा रहा है विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिश ऑयल। जो फिश ऑयल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन डी के सप्लीमेंट के तौर पे, यानी विटामिन डी का ये रिचेस्ट सोर्स होता है उसी कारण से, ठीक है। चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल हेट्रोफाइल एंटीजन। आपको पूछा जा रहा है यूनिवर्सल हेट्रोफाइल एंटीजन कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्समन एंटीजन। जो फोर्समन एंटीजन होता है वो होता है यूनिवर्सल हेट्रोफाइल एंटीजन। अब सबसे पहले तो जो हेट्रोफाइल एंटीजन है वो क्या होता है, तो हेट्रोफाइल एंटीजन जो होता है वो ऐसा एंटीजन है जो कि नेचर जो बिल्कुल सिमिलर नेचर का होगा, यदि वो आइडेंटिकल नहीं होगा तो वो डिफरेंट टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उसको लेकर मैं और भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप लगातार
अपने कमेंट्स, अपना सुझाव आप हमारे वीडियोस पे ज़रूर देते रहें कि हमें और भी कैसे आपको वीडियोस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।